वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी अस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का। हमने शुरू किया था IAS 41। हमने देखा था कि दो किस्म के बायोलॉजिकल एसेट हैं, एक लिविंग एनिमल और एक लिविंग प्लांट। ये दरख्त भी लिविंग प्लांट्स हैं, लेकिन ये बियरर प्लांट्स हैं। ऐसे प्लांट्स जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अरसा है, वो बियरर प्लांट। उनके ऊपर लगने वाले फल ये हमारे IAS 41 में आएंगे और ये बियरर प्लांट IAS 16 में चले जाएंगे। फिर अगली चीज़ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, जो हमें हासिल होती है, ये हमारे IAS 41 में आएगी, लेकिन ये जूँ ही प्लग होगी ये चली जाएगी IAS 2 के तहत इन्वेंट्री में पहुंच जाएगी। इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होती है, वो पहली कॉस्ट वो मैयर IAS 41 के तहत होगी, जो कि हमने रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये हमारा वाहिद स्टैंडर्ड है, स्पेशल किस्म का स्टैंडर्ड, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग किसके ऊपर होती है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर। ये जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं या शीयरिंग हो रही है, ऊन हासिल की जा रही है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। फिर एक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन थी, जो कि ज़रूरी चीज़ थी किसके लिए? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक उसके अंदर आता है ग्रोथ। मैनेजमेंट तो दूसरा हिस्सा है ना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का। दूसरा हिस्सा क्या है? मैनेजमेंट। और एक हिस्सा है वो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। उसके अंदर एक चीज़ है ग्रोथ, एक है प्रोक्रिएशन मीन्स नया आ जाना, न्यू बॉर्न। एक है डीजनरेशन, डेथ हो गई, कम हो गया। एक है ग्रोथ, और क्या चीज़ थी भला? और कुछ भी नहीं था, एक आधी और चीज़ थी। लेट्स रिवाइज अ बिट। हमारा स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल एसेट के ऊपर लगता है, सिवाय बियरर प्लांट्स के। बियरर प्लांट के ऊपर IAS 16 लगेगा। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर भी लगेगा हमारा स्टैंडर्ड। और गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, और वो भी क्या है? कुछ सिचुएशंस हैं, सर्टेन सिचुएशन, नॉट ऑल। स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता किसके ऊपर? जो हार्वेस्ट हो चुकी होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो तो IAS 2 में चली जाती है, तो ये निकल जाती है। लैंड के ऊपर, जिसके ऊपर दरख्त लगे हैं, जिसके ऊपर फसल लग रही है, वो शामिल नहीं होगी, वो IAS 16 में जाएगी। बियरर प्लांट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हैं, लेकिन ये बियरर प्लांट्स IAS 16 में जाएंगे। ये चीज़ें पढ़ी थी जी हमने, और कुछ बातें ये पढ़ी थी जो कि इस वक्त फ़िलहाल रिवीजन के लिए ज़रूरत नहीं है, कि ये बायोलॉजिकल एसेट है, इससे क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल हुई, और उससे फिर मज़ीद हमने क्या मैन्युफैक्चर किया। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई थी और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की बात हुई थी। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैनेजमेंट हो रही हो, मैनेजमेंट, और दूसरी चीज़ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो या फिर हार्वेस्ट हो रही हो चीज़। तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चार चीज़ें, एक ग्रोथ, एक डीजनरेशन, एक प्रोक्रिएशन। ये तो हमने तीन पढ़ ली थी। एक प्रोडक्शन है,
लाइक गेटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सच एज लेटेक्स, टी लीफ, वूल, मिल्क वगैरह, जो हमने प्रोड्यूस हासिल की, प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्यों करते हैं, मकसद क्या है, उसके 2-3 मकासद हैं। पहला मकसद है कि हम उसको बेच सकें, दूसरा मकसद है इसको किसी और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कन्वर्ट कर सकें, या फिर एक एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट हासिल कर सके, जैसे प्रोक्रिएशन से होता है, नए बच्चे आ गए। ठीक, तो मैनेजमेंट के हिसाब से एक मिसाल दी थी मैंने, फिश फार्म की मिसाल दी थी कि फिश हमें हासिल हो सकती हैं फार्मिंग करके भी, और फिश ओशन से भी हासिल हो सकती है। हासिल तो दोनों हो रही हैं, लेकिन IS 41 मैनेजमेंट की वजह से किसके ऊपर लगेगा, फार्मिंग के ऊपर लग जाएगा, लेकिन ओशन से हासिल होने वाली के ऊपर नहीं लगेगा। अच्छा, अगली एक और चीज यहां पर देखते हैं, हमने बहुत सारे लिविंग एनिमल रखे होते हैं जू के अंदर, क्या फिर जू के ऊपर लगेगा IS 41? क्यों भला? हाँ, उसमें बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मकसद नहीं है उसका, वहां पर मकासद मजीद प्रोक्रिएशन नहीं है, वहां पर मकसद ग्रोथ का नहीं है, वहां पर मकसद डीजनरेशन, अगर डेथ हो जाती है तो वो मकासद में शामिल नहीं है। ठीक, जू पे भी वो चीज नहीं लगेगी, हालांकि वो सारे क्या हैं, लिविंग एनिमल्स हैं। पीसी होटल के अंदर जब आप दाखिल होते हैं, या किसी भी होटल में दाखिल होते हैं, बड़े वाले 5 स्टार, वहां पे क्या होता है, जब एंटर ही दाखिल होते हैं तो किसका सामना होता है, सिक्योरिटी गार्ड का। उसके साथ भी एक चीज होती है, सिक्योरिटी गार्ड के साथ डॉग्स होते हैं, नॉर्मली होते हैं, वहां पे भी लिविंग एनिमल है। अब उस लिविंग एनिमल को कहां पर लेकर जाएं, IS 41 के तहत रखें? क्यों भला? वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ना तो ग्रोथ के लिए रखा हुआ है, ना ही वो डीजनरेशन प्रोक्रिएशन के लिए रखा हुआ है, ना ही उसका मकसद सेल करना है, ना ही उसका मकसद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करना, ना ही उससे मकसद मजीद कुत्ते पैदा करना। ठीक है ना, उनके मकासद ये नहीं है, उसका मकासद क्या है, सिक्योरिटी। क्लियर होगी कहानी? कल क्या किया था हमने, जनरेटिस की थी एंड पर। ओह गुड, PDF मैं माज़े चाहता हूँ, मैं नहीं देख सका। उसके लिए ना पूरा एक ड्राइव बनाने के लिए ना एक प्रोसीजर करना पड़ता है। पहले ड्राइव बनती है, ड्राइव बन के फिर उसके अंदर होती है एक लिंकिंग होती है कि स्टूडेंट उसको व्यू कर सके, फिर आगे उसकी शेयरिंग होती है। और चूँकि ग्रुप भी कोई नहीं बना हुआ था, इस वजह से मैं कुछ, मुझे तो किसी एक बंदे का मैसेज ज़रूर आया था, लेकिन मुझे ग्रुप नज़र नहीं आया। हैं किया था ऐड, पता नहीं केड़ा कितने वो ग्रुप गया कितने, मैंने नज़र नहीं आया। हाँ, ये तो नहीं है किसी एक बंदे ने ऐड किया और दूसरे बंदे ने मुझे मैसेज किया हो। इज इट सो? इफ़ दिस इज़ द केस, देयर इज़ अ चांसेस के मुझे मैसेज किसी और का आया हो और ग्रुप में कोई और ही बंदा ऐड अप हो गया हो। चेक कर लो यार, एक दफ़ा चेक कर लो, नाम क्या रखा था, ग्रुप का नाम क्या था? पता नहीं किधर है, मेरे पास तो इतने ग्रुप्स हैं, उसके अंदर कोई अभी मैसेज भेजोगे तो शायद मिल जाएगा। ओह यस, आ गया। हाँ हाँ,
मैसेज कोई बंदा भेजता ना तो फिर मेरे सामने कोई ऑप्शन ओपन हो जाती है। आज जनाब इसके ऊपर इंशाल्लाह लिंक भेज दूंगा इंशाल्लाह। आप ये ग्रुप बनाकर मुझे ऐड कर दें, मैं आपको भेज दूंगा, आपस में शेयरिंग कर लेना। मीनवाइल और जब ऑफिशियल ग्रुप बन जाएगा फिर ओबियसली मैं ऑफिशियल ग्रुप की डिस्क्रिप्शन के अंदर ही क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा और उसी के अंदर डेली बेसिस के ऊपर PDF उसके अंदर अपलोड हो जाया करेगी। ठीक है, तो ये डेली बेसिस पर PDF मैं इंशाल्लाह आपको दे दिया करूंगा। बस ये स्टार्टिंग के अंदर हल्का सा ये मामला एक आधा दिन का डिले हो जाता है, उसके लिए आई अपोलोजाइज। लें जी, इसकी तो अब ज़रूरत नहीं है ना, या है? नहीं है, लिख लें, कोई एक बंदा लिख ले जिसने ग्रुप बनाना है। वसीम अकरम नाम ही काफ़ी है। लें जी, आज का टारगेट मैंने आपको कोई ख़ास कुछ नहीं पढ़ाया। ये एक पास पेपर है जिसके अंदर मार्क्स आए हुए हैं 8 अदद, ट्रू एंड फॉल्स। ये आपने सॉल्व करना है। मैंने भी कुछ नहीं, कोई ख़ास नहीं ना, एक दिन पहले बच्चा जस्ट आपको बातें की हैं और आपने भी पढ़ा भी कुछ नहीं है। आपने ये 8 में से कम भी 5 सही करने हैं, हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। जस्ट MCQ आंसर करने का तरीकाकार क्या है, पेपर तरीकाकार आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स जाने के अंदर पूरी स्टेटमेंट लिखना शुरू हो जाते हैं, नहीं करना ऐसा। क्या करना है, जस्ट एक लिस्ट बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही वाले नाम रोमन में है, रोमन में लिख दें। ABC दी हुई है, ABC लिखें। 1 2 3 प्रॉपर लिखा हुआ है, 1 2 3 इंग्लिश में लिखें। जो चीज जैसे लिखी हुई है वैसे लिखें, आगे ट्रू और फॉल्स लिख दें। फिर अगली कहानी बताऊंगा, इसमें मजीद क्या शॉर्टकट लगा सकते हैं, अपने दिमाग से मजीद क्या शॉर्टकट आप कर सकते हैं कि आपका टाइम सेव हो जाए। हालांकि इसमें क्या सेव होना है, लेकिन फिर भी मैं सेव कर दूंगा इंशाल्लाह। टाइम तरीकाकार बताऊंगा कि आपने पेपर में टाइम कैसे सेव करने हैं। रजिस्टर वो कुछ नहीं होता यार, कोई रजिस्टर, कुछ लिखने वाली चीज। वो क्या है, बॉल पॉइंट है, बुक R2 की है या कोई और ही है? अच्छा चलो यार, खैर है, जुबानी कर लें यार, नजर नहीं आ रहा, अब आ रहा है? पढ़ा जा रहा है ना, इतना हैवी है ना, घर वाले बच्चे पढ़ लेंगे ना। आज मैं मुकम्मल आ रहा हूँ ना, ये ना हो कि जी आधा मैं काट रहा हूँ, इतना अच्छा कैमरा और ऐसा हो जाए, अच्छी बात नहीं है ना। वाओ, अच्छा बताना बेटा कि आप पेपर में भी ऐसे करते हैं या किसी और तरीके से करते हैं? नहीं सर, पेपर में कैसे करते हैं? पेपर में सर 1 बाय 1 यानी। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। अभी तो हमने नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मसला ये, मैं चल फिर के जानबूझ के इस तरीके की बातें करता हूँ और ताकि बच्चों के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस मज़ीद आ जाए। अब आप सोचकर बताएं कि अगर बच्चे ने अच्छा पढ़ा हो और इस तरह का सवाल आ जाए, क्या वो स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा सा टाइम
को रिड्यूस करने वाला सवाल होगा, अगर आ जाए तो अच्छा सा पढ़ा हो, आपका टाइम दूसरे सवालों के ऊपर बहुत ज्यादा लग रहा हो और दरमियान में ये वाला सवाल मौजूद हो, जो आपका टाइम ज्यादा लगा होगा ये उसको क्या कर देगा, एकदम से रिड्यूस कर देगा। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एमसीक्यू सबसे पहले नंबर पे कर दो, कहते हैं, शायद मेरा ओपिनियन इससे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट पर एमसीक्यू करने की कोशिश कर लेंगे ना, तो आप जो स्टार्ट के ऊपर टाइम ज़्यादा लगता था ना किसी भी चीज़ को चलाने में, दिमाग को चलाने में, आप उन एमसीक्यूज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम लगा देंगे और ज़्यादा सोचेंगे, गलत ना हो जाए, ये तो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हालांकि ये एमसीक्यूज़ ऐसी चीज़ हैं या इस तरह का सवाल ऐसी चीज़ है जिसने टाइम का बाद में क्या करना है, आपको कम करना है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि एमसीक्यूज़ बिल्कुल स्टार्ट पर नहीं करने चाहिए। कोई और शॉर्ट क्वेश्चन या इवन लॉन्ग क्वेश्चन जो सा अच्छा आता है, जिसके ऊपर ग्रिप आपकी बहुत अच्छी सी है, वो शुरू कर दें। अब आप जब रनिंग में आ जाएंगे ना, दिमाग रनिंग में होगा, 1 घंटा गुजर चुका होगा, तब आप फुल स्पीड के ऊपर होंगे और उसके अंदर जब आप ये वाला सवाल, इस तरह का सवाल करेंगे ना या एमसीक्यूज करेंगे, तो तब आप बड़ी स्पीड में वो कर जाएंगे और आपका जो लैक आ रहा होगा ना, वो कम हो जाएगा। ठीक, होप सो यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, अब with reference to IAS 41 identify whether each of the following statement is true or false। अब आप लोगों ने एक काम किया, इस तरीके से लिखा, आंसर लिखा हुआ है। आप अगर जस्ट एक दफा नोट लिख देते, ट्रू इज इक्वल टू टी और फॉल्स इज इक्वल टू एफ, तो आपका मजीद टाइम चाहे आधा मिनट सेव होता, सेव होना था, क्योंकि आपने एक दफ़ा लिखा है। उसके बाद आपने बस 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखना है और आगे TF इस तरीके से कहानी ख़त्म कर दें। तो अपने लिए टाइम रिड्यूसिंग टेक्निक्स क्या करनी है, खुद सोचनी है। हम रिजिड नहीं है, CA इज़ नॉट द रिजिड वन। इनको जस्ट आंसर सही चाहिए, जस्ट वे आउट सही चाहिए आपका। चलें जी, पहली सिचुएशन, बोथ फिश फार्मिंग एंड ओस्टर फार्मिंग आर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। फॉल्स। IAS 41 does not apply on bearer plant, however it applies on produce growing on bearer plant. A biological asset should initially be measured at cost of purchase। पता है ना? अब जिसको नहीं पता, जिसने नहीं सही पढ़ा हुआ, उसको क्या करेगा, इसको ट्रू करेगा ना, क्योंकि ये एक स्पेशल स्टैंडर्ड है। बाकी सारी चीज़ें किसके ऊपर मेजर होती हैं, कॉस्ट के ऊपर। ये एक वाहिद स्टैंडर्ड कह लें जो किसके ऊपर मेजर हो रहा है, इनिशियल रिकॉग्निशन में, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर। बायोलॉजिकल एसेट शुड सब्सिक्वेंटली बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। फॉल्स, क्योंकि लेस कॉस्ट टू सेल नहीं लिखा। The gain or loss on subsequent remeasurement of biological assets should be taken to profit and true. Commission to broker as well as advertising cost should be classified as cost to sell when valuing agricultural produce upon harvest। जी अच्छा, मैं 5 लाख की एडवर्टाइजिंग कर दूं, क्या 100% चांस है चीज बिक जाएगी? फिर बोलें होनी चाहिए। ट्रू बनता है या फॉल्स बनता है? क्या बनता है? फॉल्स बनता है। क्लियर हो गई चीज? इसी तरीके से ट्रेनिंग है, IAS 16 में हमने पढ़ा होगा, ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी शामिल क्यों नहीं करनी। 5 मिलियन का एसेट हो और 7 मिलियन ट्रेनिंग के ऊपर लगा दें, फिर भी ट्रेनिंग कॉस्ट शामिल नहीं होगी, क्योंकि उसका भी कोई पता नहीं है वो बंदे यहां पे रहने हैं या नहीं रहने।
ठीक। तो इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बेचने का खर्चा नहीं है, ये उससे पहले हो चुका हुआ है। एडवर्टाइजिंग हम कर चुके, चीज एडवर्टाइजिंग के बाद बिकती है या पहले बिकती है, तो वो तो खर्चा पहले से हो चुका हुआ है, दैट इज पास्ट कॉस्ट, वो पहले से हो चुकी हुई है। बेचने के ऊपर हुई कमीशन, क्या बेचने के ऊपर दी जाएगी? बेचेगा तो होगा ना, अदरवाइज तो नहीं मिलेगी उसे। गवर्नमेंट की लेवी वगैरह है, वो बेचने के ऊपर होगी या वैसे ही लग जाएगी? वो बेचने के ऊपर लगेगी। तो लिहाजा ये एडवर्टाइजिंग कॉस्ट टू सेल का पार्ट नहीं बनेगी। लॉजिक समझ लग गई आप लोगों को? गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट आर अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 41। इस बेचारे ऑल की वजह से ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। Once wool is extracted from the sheep, subsequent processing of wool into carpet is accounted for under IAS 2। ट्रू हो जाएगा। क्लियर होगी कहानियां? लें जी, आपने एक अदद पास पेपर मेरे करवाए बगैर, जिसमें से 8 में से 6 या 7 मार्क्स आपने ले लिए, कोई एक आधे के ऊपर तो गलती पेपर में भी हो जाती है। ठीक, मैंने तो नहीं करवाया, मैंने तो जस्ट आपको एक दिन पढ़ाया था। आप तो माशाल्लाह जीनियस बंदे हैं। चलें, अब हम मेजर एक और काम करते हैं, डिस्क्लोजर्स का, रिकॉन्सिलिएशन। इस रिकॉन्सिलिएशन को करवाने से पहले आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा। आप लोगों ने IAS 16 पढ़ा है, इसके अंदर डिस्क्लोजर बनाते थे, नोट बनाते थे जी। उसकी क्या लॉजिक थी, किस लॉजिक के तहत वो नोट बनता था? व्हाट वाज दैट? अच्छा, उसकी डिस्क्लोजर अगर मैं बोलूं कि डिस्क्लोजर्स क्या क्या देने हैं, फिर आपने क्या लिखना था? अगर मैं कहूँ IAS 16 में नोट में रिकॉन्सिलिएशन बनानी है, फिर क्या बनाएंगी? जस्ट इतना सा बोलो। ये तो हमने कभी बनाई नहीं, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। पढ़ी तो होगी लेकिन पता नहीं है शायद। जी बेटा, लॉजिक चलें, ये नोट बना कैसे है, वो वाली रिकंसिलिएशन बनी कैसी है? पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ कि रिकंसिलिएशन में IAS 16 में आता क्या है? ज़्यादा देर तो नहीं ना हुई पढ़े हुए। वैसे ये IAS 16 का जो नोट है ना, ये हमारे यहाँ पर भी मौजूद है, FAR 2 में भी है। अस्तगफिरुल्लाह। सेम नोट IAS 16 का सेम नोट IAS 38 का भी नोट है। IAS 38 क्या है? इंटेंजिबल्स। तो जो 16 का नोट है वही 38 का नोट है, कोई फर्क नहीं। अब लॉजिक थोड़ी सी देख लेते हैं। क्या आप एसेट अकाउंट बनाते हैं जी? एसेट अकाउंट की एंट्रीज क्या क्या कुछ होती हैं? BD के बाद एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, इसको आप क्या बोलते हैं? एडिशन, यही बोलते हैं। और क्या होती है? डिस्पोजल एंट्री, ठीक है, यहां पर लिखेंगे आप डिस्पोजल डेबिट और एसेट, ठीक है। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट क्रेडिट, और ट्रांसफर भी हो सकता है। इसके साथ एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मुझे बनानी पड़ जाएगी। चले, एक बहाना सही, मैंने रिवीजन भी करवा देनी है इसी की कहानी में। BD और क्या लिखा जाता है जी? डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। ये लें जनाब।
अभी तक का काम जो आपने लिखवाया वो आ गया। वो और क्या कुछ एंट्रीज आती हैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है एंट्री, एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अपवर्ड, ऐसे ही है। और डाउनवर्ड की एंट्री रिवैल्यूएशन सरप्लस हो तो फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और एसेट क्रेडिट, अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है तो फिर एसेट को क्रेडिट करेंगे वो लॉस। ठीक हो गया। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर देंगे और एसेट को क्रेडिट कर देंगे। अगर रिवैल्यूएशन खत्म हो गया तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, लॉस को डेबिट कर देंगे और एसेट को क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन सरप्लस भी लिख सकता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकता हूँ, और ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड्स। यही होता है जी। क्या फिर यहां पर भी प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए? अपवर्ड के ऊपर नहीं होता? कोई पुराना लॉस पड़ा हुआ है जिसे आप क्या कर रहे हैं, पहले खत्म कर रहे हैं और बाद में सरप्लस आता है, होता है ना? इतना तो आता है ना, याद है ना? तो इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस तो दोनों साइडों पे आ सकता है। रीवैल्यूएशन अपवर्ड। एक एंट्री खा रहे हैं आप, इंपेयरमेंट की कहानी तो अलग है, जरा अगला स्टैंडर्ड आ गया। वो एक ट्रांसफर वाली एंट्री, सारी की सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एसेट अकाउंट के अंदर, करते हो ना? उसको आप अक्सर ट्रांसफर बोला करते थे, ऐसे ही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, और यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको हम यहाँ पर भी ट्रांसफर कर देते हैं और यहाँ पर भी ट्रांसफर कर देते हैं। अब आप लोग बनाया करते थे नोट। नोट अक्सर औकात स्टूडेंट्स ग्रॉस कैरिंग अमाउंट से बनाया करते थे, लिखते थे ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, पक्का ना? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिखते हैं या फिर एसेट अकाउंट वाली चीज लिख रहे होते हैं, तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, इसमें क्या कुछ लिखते थे? ओपनिंग, हाँ, एडिशन, ट्रांसफर, डिस्पोजल, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स वगैरह। लॉजिक क्या थी उसकी? लॉजिक एक सादी सी कहानी है। इस एसेट अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो तो ये नोट बन जाता है। क्या कर दो? इस एसेट अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो तो क्या बन जाता है? ये नोट बन जाता है। यहां से देख देख के अब लिखवाऊंगा आपको, ठीक है? ये इसकी लॉजिक है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं करना होता नोट के अंदर। और इसी स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने को रिकॉन्सिलिएशन भी बोलते हैं स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं? तो जहां कहीं पर भी आपको रिकॉन्सिलिएशन का बोल दे, आपको कुछ पता नहीं है उस स्टैंडर्ड का, आपको उसकी जनरल एंट्रीज आती होंगी, आपको उसका टी अकाउंट बनाना आता होगा। जनरल एंट्री आती है, इसका मतलब है टी अकाउंट बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बना सकते हैं। और उसके अंदर जो जो सी एंट्रीज आ रही हैं उनको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो, क्या बन जाएगी? रिकंसिलिएशन बन जाएगी। ठीक, अच्छा। और कहानी इसमें प्लस क्या करना है और माइनस करना है, उसकी लॉजिक क्या है? प्लस या माइनस करने की लॉजिक? सर लॉजिक ही पूछी जाने ने। एसेट अकाउंट की नेचर क्या है? माजरत के साथ मैं कुछ बातें चूँकि ज़रा लेकर आनी है अपने पैटर्न के ऊपर, इस वजह से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें पूछ रहा हूँ, बुरा ना मनाइएगा। ये बताएं, इसका सीडी बनाने के लिए क्या करोगे? ये वाली सारी ऐड करोगे, डेबिट साइड सारी ऐड करेंगे, फिर क्रेडिट साइड वाली एंट्रीज को लेस करेंगे तो सीडी बन जाएगा। तो एक बड़ा छोटा सा रूल है कि डेबिट नेचर हो, इसमें डेबिट एंट्री ऐड होती है और क्रेडिट एंट्री लेस होती है।
और अगर क्रेडिट का सीडी बनाना हो तो क्या करोगे? फिर ये वाली साइड ऐड होगी और ये वाली साइड लेस होगी, तो ये वाला सीडी बनेगा। तो दूसरा रूल, नेचर क्रेडिट हो तो क्या एंट्री ऐड होगी? क्रेडिट ऐड होगी और डेबिट लेस होगी। मैंने ये वाला रूल बार बार बोलना करना है। क्या करना है? मैंने ये वाला रूल बार बार बोलना करना है, और मैंने इस रूल के तहत बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से ऐसी सॉल्व करवा देनी है इंशाल्लाह। ये क्या चीज़ है आपकी? नेचर है पहली, और ये बाकी दो चीज़ें क्या हैं? जर्नल एंट्रीज है। डन। बीडी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे? ओपनिंग। ये वाली चीज को क्या लिखोगे? एडिशन। ऐड हो रही है, लेस हो रही है? डेबिट में डेबिट क्या होता है? ऐड होता है, लिहाजा एडिशन क्या करनी पड़ेगी? ऐड। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड ये वाली कहानी है, ट्रांसफर की एंट्री लिखा करते थे। दोनों साइडों पे क्या करते थे? मींस ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में भी माइनस हो जाती थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से भी माइनस। लॉजिक सादी सी उसकी एंट्री है। डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है? माइनस होता है। इस वजह से माइनस होगी क्या चीज? ट्रांसफर वाली एंट्री। डन। फिर रीवैल्यूएशन के अंदर दो कहानियां आ रही हैं, अप भी हो सकती है और डाउन भी हो सकती है। तो फिर रीवैल्यूएशन से रिलेटेड आप दो कहानियां यहां पर लिख लिया करते थे। पता नहीं लिखते थे या नहीं लिखते थे, लिखनी चाहिए। रीवैल्यूएशन प्लस भी रीवैल्यूएशन सरप्लस हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस प्लस भी हो सकता है और ये डेबिट की वजह से प्लस, क्रेडिट की वजह से माइनस। क्लियर हो गई कहानी? और फिर ये डिस्पोजल क्रेडिट हो रही है या डेबिट हो रही है? क्रेडिट हो रही है, तो इस वजह से क्या होगा? डिस्पोजल माइनस हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका? क्लोजिंग बन जाएगा। उसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में, इसी टी अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया तो क्या बन गया आपका? नोट बन गया। और इसको स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रिकॉन्सिलिएशन बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी चीज के अंदर अगली कहानी क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसकी नेचर क्या होती है? क्रेडिट है। क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होना है ना, ओपनिंग। तो डेप्रिसिएशन, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रही है। इसी वजह से डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर क्या होगा? ये ट्रांसफर हो रही है, माइनस कर देंगे क्योंकि ये क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है? लेस होता है। और एक बेचारी और चीज है, डिस्पोजल। वो भी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो आपका क्या बन जाएगा? क्लोजिंग बन जाएगा। अगर स्टैंडर्ड IAS 36 भी ऐड करना हो तो उसकी थोड़ी सी और बातें आ जाएंगी, बस और तो कुछ नहीं। तो ये लॉजिक हो गई। क्लियर? एनी क्वेश्चन इन दिस लॉजिक? अब हम बढ़ते हैं आगे मजीद। रिकंसिलिएशन का वर्ड ही पड़ा है तो अब क्या सोचना चाहिए? क्या सोचना चाहिए? नोट बनेगा। नोट की बेस क्या होगी? हमारा टी अकाउंट। क्या होगा? टी अकाउंट। कल की बातें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। कल आपने जनरल एंट्रीज की हैं, थोड़ी सी वो भी रिवाइज हो जाएंगी टी काउंट करते हुए। किसका टी काउंट बनाना है? कल क्या काम किया था? IAS 41 में क्या चीज थी मेजरली? बायोलॉजिकल एसेट था। इसका मतलब है मुझे क्या बनाना है? बायोलॉजिकल एसेट का टी काउंट बनाना है। चलें, बायोलॉजिकल एसेट का टी काउंट। कोई पिछले साल से आ रहा होगा, वो तो ओपनिंग ही होता है। आपने खरीदा, एंट्री क्या बनाई थी? बायोलॉजिकल एसेट को डेबिट किया था। क्रेडिट क्या किया था? और कैश।
लॉस भी डेबिट हो सकता है ना। एक चीज़ कल हमने सीखी है कि इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर किधर गया सवाल हमारा, यहीं पे बनाना चाहिए वैसे तुम्हें। बायोलॉजिकल एसेट का टी काउंट यहाँ पे बनाते हैं, ये तो किया ही नहीं होगा हमने, किया? समझ भी लगा कुछ? पूरा स्टैंडर्ड मेरा ख्याल समझ लग गया होगा, नहीं लगा? लें जी, हमने एक एंट्री बनाई थी ये वाली, बायोलॉजिकल एसेट किसके ऊपर लिखना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर, और जितना कैश दिया उतना कैश क्रेडिट हो जाएगा। दरमियान में जो बैलेंसिंग बचेगा वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। सब चांसेस हैं खरीदने के ऊपर क्या आएगा? लॉस आएगा। और न्यू बॉर्न के ऊपर क्या होगा? गेन हो जाएगा। फसल कटेगी तो क्या होगा? गेन हो जाएगा। खरीदेंगे तो लॉस होने के चांसेस हैं ड्यू टू कॉस्ट टू सेल। उसका खर्चा है ना एक हिसाब से, वो उसकी वजह से वैल्यू हमारी बायोलॉजिकल एसेट की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैश ज़्यादा दिया होगा, दरमियान में क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। तो 266,750 का आपने क्या किया था? खरीदा था। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, कैश या फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। 266,750। और क्या काम किया था? अगली एंट्री क्या की थी? कैरेज एक्सपेंस था। ये तो बायोलॉजिकल एसेट में तो नहीं आएगा ना, ये तो शामिल नहीं होगा। पीपी लैंड शामिल बायोलॉजिकल एसेट में नहीं आनी। बायोलॉजिकल एसेट ये पैदा हुए थे शायद, ऐसे ही है ना? तो ये न्यूबॉर्न थे। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और कैश नहीं, गेन क्रेडिट। तो 7500 का ये वाली कहानी आ जाएगी। 7500 बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, जो कि क्या था? आपका गेन था। ये क्या था? आपका लॉस था। अगली कहानी, फिर आपने इन्वेंट्री शेयर की थी, वूल शेयर की थी 6000, फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 6000 की एंट्री आई थी। ये भी बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड नहीं। फिर आपने ग्रेन कट की थी, इन्वेंट्री डेबिट, गेन क्रेडिट 40,000। फिर बायोलॉजिकल एसेट डेबिट किया था और गेन को क्रेडिट किया था। ये कब किया था? ईयर एंड पर किया था, ऐसे ही है ना? अब ये वाली जो चीज हमने कैलकुलेशन की थी ना, क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे, ये वाली चीज निकल कर आएगी, दोबारा से ये वाली आएगी। हम कैरेट डाउन बनाएंगे कि हमारे पास कितने मवेशी थे। पहले मवेशी कितने थे? क्वेश्चन के अंदर 5 मवेशी थे, जो कि तब कितने साल के थे? 3 साल। अब यही कितने साल के हो गए होंगे? 4 साल के हो गए होंगे। ईयर एंड पर 4 साल मवेशी की वैल्यू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी वर्कआउट हुई थी? 60,000। मवेशी हैं कितने? 5। तो ईयर एंड पर इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 5 मवेशी मल्टीप्लाई बाय 60,000। एक ये सिचुएशन हो गई। और दूसरी, इसके अलावा कुछ बच्चे पैदा हुए थे, न्यू बेबी लैम्प एक ही था, 1 था, ऐसे ही है। एक बेबी लैम्प जो 1 जुलाई को पैदा हुआ, 31 दिसंबर पे कितने का होगा? 6 माह का होगा, हाफ ईयर का। हाफ ईयर का कितने का है इस वक्त? 22,500। तो एक बेबी लैम्प जो अब 6 महीने का है, ये कितने का हो चुका होगा? 1 × 22,500। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 3,22,500। अब जरा डिफरेंस देखें, या गेन आएगा नेट या लॉस आएगा। आपने देखना है कौन सी साइड शॉर्ट है, उस साइड पर एंट्री बना देनी है बस।
मेरे ख्याल में डेबिट साइड पे बनेगी 48250। ये आपने बैलेंसिंग निकाला है, ऐसे ही है 48250। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और गेन क्रेडिट। ये गेन क्रेडिट किस वजह से हुआ है? न्यू बोर्न तो एक आ गया, वो तो हमने लिख दिया 7500 का। अब ये 48250 किस वजह से आया है? ये फेयर वैल्यू चेंज की वजह से आया है। जब खरीदा था तब क्या फेयर वैल्यू थी? 266,750 थी ना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यहां पे भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 60,000 है, वो टोटल 3 लाख है। तो 3 लाख और 266 का डिफरेंस, ये क्या है? फेयर वैल्यू चेंज। फेयर वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो कह सकता हूं ये जो एंट्री है ये आपकी ड्यू टू फेयर वैल्यू चेंज है। फेयर वैल्यू चेंज किस वजह से होगी? हाँ, एक तो मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू भी किस वजह से चेंज हो रही है? क्या जो हाँ, डिमांड सप्लाई की कहानी तो ऑब्वियस ही है, इकोनॉमिक्स तो दरमियान में आ ही जाएगी। क्या जो बच्चा पैदा हुआ है उसका रेट और जो 6 महीने का होगा उसका रेट फर्क होगा? बड़े होने की वजह से बढ़ेगी ना प्राइस, एक सर्टेन लेवल तक बढ़ेगी, फिर हो सकता है गिरना शुरू हो जाए कि जब जानवर बहुत बूढ़ा हो जाएगा तो कम भी हो सकती है, हो सकता है ना। तो या इंक्रीज आएगी या डिक्रीज आएगी ड्यू टू लाइफ चेंज उसकी बड़े होने की वजह से। इसको क्वांटिटी चेंज भी बोल सकते हैं। क्या उसका जो छोटा बच्चा है उसका वजन और 6 महीने वाले का वजन सेम होगा? 6 महीने और 1.5 साल वाले का सेम होगा? ऐसा ऐसा क्या होगा? ज्यादा होता है ना। इंसान है, बच्चे का वजन कुछ है, आपका वजन कुछ और है। फिर साथ वाला गबरू जवान बैठा हो उसका वजन कुछ और होगा। तो इसी तरीके से मवेशी मंडी लगती है, एक बकरा 60,000 का, दूसरा बकरा 1.5 लाख का। कुछ नस्ल का फर्क होगा, कुछ वेट का फर्क होगा, ऐसे ही है। तो फेयर वैल्यू चेंज भी 2 वजह से हो सकता है। एक हो सकता है प्राइस चेंज की वजह से कि प्राइसेस इंक्रीज हो गई। 6 महीने का ही जो रेट है वो साल पहले कुछ और होगा, 6 महीने का ही जो काफ है उसका वजन और उसका रेट 6 महीने बाद कुछ और होगा। तो प्राइस चेंज की वजह से भी हो सकती है और एक उसकी क्वांटिटी चेंज भी हो सकती है। क्वांटिटी चेंज, सॉरी क्वांटिटी तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, इसको क्वालिटी कह सकता हूं। या वेट कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू चेंज इस वजह से आ सकती है। टी अकाउंट में ये जो 48,250 निकाला है, कल जर्नल एंट्री के जरिए क्या निकाला था? कल भी काम तो यही किया था आपने, टोटल यही हो गया ना, 48,250 ही हो रहा है। कल मैंने दोनों को लदा कि वो वाला इतने साल का है, वो वाला इतना साल का है, इसकी वैल्यू इतनी इतनी हो गई है। अब मैंने टी काउंट बना दिया है कि टी काउंट के अंदर बैलेंसिंग निकाल दी है। तो अब अगर मुझे इसकी रिकंसिलेशन बनानी होगी तो कितनी चीज़ें होंगी जो इस क्वेश्चन में आ रही हैं? ओपनिंग, खरीदने की वजह से कोई चेंज, क्वांटिटी चेंज, न्यू बोर्न की वजह से कोई चेंज, कोई नया पैदा हो गया, प्रोक्रिएशन की वजह से, फेयर वैल्यू की वजह से इंक्रीज और डिक्रीज और क्लोजिंग। तो ये चंद चीज़ें हैं। जैसे आप इसमें लिख दोगे, इसी क्वेश्चन को उठाऊं मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा? रिकंसिलिएशन बन जाएगा। क्लियर?
खाम में इतना लंबा मैंने डिस्कशन की, ऐसे ही बता देता मैं। असल चीज़ है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, तो आप कहीं पर भी चले जाएं, कोई भी बात आपको कह दी जाए तो आप उसको डील कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी की वजह से। चलें जी, अब पढ़ते हैं रिकॉन्सिलिएशन में क्या क्या कुछ आना है और क्या हमें उस चीज़ की समझ लग गई है या नहीं लगी। एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ रिकॉन्सिलिएशन ऑफ चेंजेस इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट बिटवीन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द मीन्स ओपनिंग और क्लोजिंग में जो वैल्यू में चेंज आया वो किस किस वजह से आया है। पहली कहानी, गेन लॉस अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। आगे कहानी लिखता है, अ सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ फिजिकल चेंज, जो मैं बोल रहा था क्वालिटेटिव, उसका असल नाम क्या है जी? ये यहाँ पर जाके सही वाली बात लिख देते हैं ना, क्या बोल दिया जाए इसको? फिजिकल चेंज। और दूसरी चीज किधर गई? गुम हो गया कहीं पे? अच्छा, कहीं और लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल चेंज एंड प्राइस चेंज इज एन, बट इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये वाली लाइन हमें एमसीक्यूज में आ सकती है, ट्रू फास्ट में आ सकती है? हमने रट्टे लगा लिए हो प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज दोनों देना है, हालांकि ये लाजमी नहीं है, लेकिन जो दे देगा उसके लिए क्या है, शाबाश है कि भाई तुमने ये वर्किंग कर दी है। क्वेश्चन के अंदर अगर पॉसिबल हो करना तो आप क्या करेंगे? कर दिया करेंगे, अगर पॉसिबल ना हो तो नहीं करेंगे। अभी जो सवाल किया है क्या इसमें पॉसिबल है प्राइस चेंज मालूम करना? नहीं पॉसिबल। आगे जाके हम मजीद पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वह इसमें पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। वर्किंग सिखाऊंगा ना कैसे पॉसिबल है, बताऊंगा बाद में, रिवर्स करके आऊंगा। इंक्रीज ड्यू टू, डिक्रीज एट्रीब्यूटेबल टू, या फिर क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल। या आपने कहा नहीं ये सेपरेट कर दो, अभी बेचे नहीं है, इन्हें क्या कर दो? सेपरेट कर दो। अब मैंने इसको क्या कर देना है? बेच देना है। तो ये क्या हो जाएंगे? क्लासिफाई एज हेल्ड फॉर सेल। इसके ऊपर वैसे ही अलग से स्टैंडर्ड है जो कि अभी आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। थोड़े से मजीद बड़े होंगे ना फिर ये भी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल IFRS 5 आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। नहीं लिखता ऐसे, याद वाली चीज़ें छोड़ देते हैं। डिक्रीज ड्यू टू, ये क्या कहानी है? ये वो वाली कहानी है जो मैंने आपने कल कन्फ्यूजन में जाकर पूछी थी, और मैंने आपको एक एंट्री समझाई थी कि जनाब जब दरख्तों के ऊपर लगा होगा तो तब कैसे काउंटिंग होगी। दरख्तों पे लगा हुआ था और आप लोगों ने कहा था साल एंड हो गया, अब दरख्तों पे लगे हुए हैं तो अब इसको कैसे मैयर करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये तो बायोलॉजिकल एसेट है, फल फ्रूट। तो हमने उसको क्या बोल कर लिया था? बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और गेन क्रेडिट। ये वाली एंट्री हमने पास की थी ईयर एंड के ऊपर। ये वाली 1 लाख मैंने एज्यूम किया था और एप्पल्स ऑन द ट्री थे, और ये हमने एंट्री पास की थी बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और गेन क्रेडिट। और जब ये हार्वेस्ट हो गए थे तो ये इन्वेंट्री में चले गए थे और मैंने बायोलॉजिकल एसेट को क्या कर दिया था? क्रेडिट कर दिया था। मींस डिक्रीज हो गए ड्यू टू हार्वेस्ट। क्लियर हो गई कहानी? तो फिर ये क्या कहानी है जी?
ठीक है जी। जो सा बच्चा पहली दफ़ा PDF देखेगा उसको नहीं समझ लगनी, लेकिन जो बच्चा रिवाइज कर रहा होगा वो इसको क्या करेगा, बड़े आसानी से समझ जाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तो क्रॉस रेफरेंसिंग भी हमने कर ली। यहाँ पे आ जाएं, डिक्रीज ड्यू टू हार्वेस्ट, इंक्रीज रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस कम्बिनेशन। ये वाली कहानी अभी के लिहाज से सिर्फ क्या है, रट्टा है। एक चैप्टर हमारा है कंसोलिडेशन का। क्या है? कंसोलिडेशन का चैप्टर है। उसमें भी कोई एंट्री आनी उनी कोई नहीं है, अभी तक नहीं उसने टेस्ट की हुई। आप लोगों को बताया था मैंने कि एक बड़ी कंपनी होती है, वो एक दूसरी कंपनी को क्या कर लेती है, ख़रीद लेती है, या 50% से ज़्यादा शेयर ख़रीद लेती है। तो वो एज कंसिडर होती है कि ये हमारी ही है। फिर जिसने ख़रीद लिया होता है उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनानी होती हैं, एक और प्रेजेंटेशन भी देनी होती है अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो, कि अगर ये बड़ी कंपनी और ये छोटी कंपनी दोनों एक ही कंसिडर हों तो फिर ये कैसी दिखेंगी, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी दिखेंगी। तो अगर एक बड़ी कंपनी है उसके बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, एक छोटी कंपनी है उसके भी बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, तो दोनों को जब कंसोलिडेशन में इकट्ठा करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों जमा होंगे तो इंक्रीज ही होंगे ना। ठीक है। और एक स्टैंडर्ड के बारे में मैंने बोला था कि वो हर स्टैंडर्ड के अंदर अपना एक रखना डाल सकता है। IS 21 फॉरेन एक्सचेंज, अगर यही गाय भैंसें ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई जा रही हूँ, कहाँ से, ऑस्ट्रेलियन गाय हो जिसकी आपने यहाँ पे फार्मिंग करनी हो, तो फिर क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ जाएगा ना दरमियान में। या किसी और कंट्री से आपने फिश की फार्मिंग करनी हो, उसकी नस्ल, रहू शहू नहीं, उसकी नस्ल, तो फिर वहां से मंगवाएंगे, ब्रीड मंगवाएंगे ना सारी, और उसकी फार्मिंग करेंगे, तो फिर उसकी पेमेंट किस में होगी, उसकी करेंसी में होगी। तो फिर दरमियान में कूद पड़ेगा, एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, या इंक्रीज होगी वैल्यू या डिक्रीज होगी, उसकी कहानी अलहदा से। वो IS 21 जब पढ़ेंगे तो फिर देख लेंगे इंशाल्लाह, कुछ थोड़ा बहुत शायद आ जाएगा, और बाकी की चेंजेस। डन? एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? यहां तक कोई बात ना समझ लगी हो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई बात ना समझ लगी हो अभी तक? अगर आप ग्रुप बना देंगे तो ठीक। और एक बच्चा मुझे मैसेज कर देगा, या उस ग्रुप के अंदर कम से कम एक मैसेज कर देगा, वो बच्चे ने मैसेज ही नहीं किया होता, ग्रुप बना दिया होता, मुझे पता भी नहीं चला। कोई मैसेज कर देता तो वो ग्रुप क्या आ जाता है, टॉप पे आ जाता है। बिल्कुल मिल जाएंगे जी, ये PDF जरूर मिलेंगे, मेरा तो वादा है। मैं तो इंशाल्लाह जितने लेक्चर होंगे उतने PDF इंशाल्लाह जिन्होंने एनरोल करवाया होगा ऑब्वियसली उनको मिलेंगे, बाकियों को नहीं मिलेंगे। बाकियों को बस ये 6-7 जरूर मिलेंगे जो फ्री लेक्चर्स हैं। लें जी, स्टार्ट करें। आप सिर्फ गेन निकाल कर दें मुझे। टेस्ट स्टार्ट हो गया। इतना काम तो खुद भी कर लेना चाहिए ना आपको, इतना पढ़ लिया तो कर लोगे ना, उम्मीद तो बड़ी है। सिर्फ आपने ये चीज़ मालूम करनी है। इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना, प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज, ये मैंने करवाना है।
बल पॉइंट है क्या? तुम भी मेरे जैसे स्टूडेंट हो? मैं आज सिर्फ करवाने आया था एडमिशन, मतलब पता चला कि जी ऐसे क्लास भी हो रही है, तो वो कहते हैं क्लास लेके जाइए। तो अच्छी बात है ना, क्लास लेके जानी चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं था। फिर एडमिशन करवा लिया कि रुक गए? एडमिशन फॉर्म फिल हो गया। अच्छा, तो वो कहती क्लास लेके ठीक है, ठीक है। कल ये स्टैंडर्ड इंशाल्लाह इख्तिताम पजीर हो जाएगा, मेजरली आज ही हो जाएगा। कल बस थोड़ी देर बातें करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी। ये बहुत बड़ा मसला है पेपर फेल होने का। कौन से वाला? सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, करना ना। मीन जब तक आप पेज के ऊपर चीज लेकर नहीं ना जाएंगे नहीं होना। वो वाले स्टूडेंट जो पेज के ऊपर नहीं लेकर जाते ना चीज, वो बस सोचते रहते हैं और फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। अब करना कैसे है? सो यू शुड स्टार्ट, लिखना शुरू करें, खुद ब खुद रास्ते निकल आएंगे कि क्या करना है। सोचते रहेंगे नहीं निकलना रास्ता। मेथड जो मर्जी हो, आपने गेंद बस निकालना था, निकाल लिया, गुड। जबरदस्त, बेस्ट। एग्जामिनर फुल फ्लैश समझ जाएगा आपका ये कैसे आया है। ऐसे ही है ना? हाँ, ये वाली कहानियां करनी है। एग्जामिनर जो आए, मैं आकर देखूं, समझना, जो भी काम करना है ना आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। घर में बैठे आप होमवर्क कर रहे हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। इवन जो आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि पेपर करने की क्या टेक्निक्स हैं, कैसे कैसे सवाल सोल्व करना है, एक रजिस्टर इजाफी लग जाए आपका। क्या लग जाए? 500 का रजिस्टर मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा ना, कुछ हैवी किस्म का। R2 के लिए हैवी रजिस्टर चाहिए होता है ना, एक रजिस्टर इजाफी लग जाएगा मैक्सिमम। लेकिन आपकी प्रैक्टिस ऐसी हुई होगी घर में बैठ के, जब सोच ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप रहे होंगे, करेंगे इसी तरीके से प्रैक्टिस, तो फिर क्या होगा? क्या पेपर में जाके आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि कैसे सवाल शुरू करूं? टाइम लगेगा। आपकी प्लानिंग रूटीन की वही होगी। तो हमेशा ज़हन में जो सवाल करने हैं वो किस तरह से करने हैं? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं जी। वो जा कॉस्ट टू सेल नजर नहीं आ रही, जो नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी, वो नेट होगी। फिर लड़ाई थोड़ी करके बैठ जाना है कि कॉस्ट टू सेल नजर नहीं आया तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। हाँ भाई बेटा जी, और ज़बरदस्त, बेस्ट, बेहतरीन। नहीं मैं, मुझे ये जेन्युइन बेहतरीन बोला मैंने। हाँ, ये तंजन नहीं है, ये जेन्युइन बोला है। एक ही कितना ही जनरेटिव बना दी है। अच्छा जी, रिकंसिलेशन भी साथ साथ कर लेते हैं और साथ साथ ही चेंज।
क्या अब आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि रिकॉन्सिलेशन करनी हो तो जस्ट टी अकाउंट का रेप्लिका होगा? स्टेटमेंट फॉर्म में अगर मैं टी अकाउंट बना दूंगा तो वो क्या होगा? वो रिकॉन्सिलेशन होगी। ठीक हो गया। तो मैं अब ज़हन में टी अकाउंट लेकर आए और बनाएंगे क्या हम? रिकॉन्सिलेशन। तो जब जब भी रिकॉन्सिलेशन बनानी हो तो ज़हन में अगर आपके टी अकाउंट है तो आप आराम से बना सकते हैं। काम किस में करेंगे? रुपीज़ में या फिर ₹1000 में, इट्स अप टू यू। किस में कर देना चाहिए इसे? ₹1000 में कन्वर्ट कर देना चाहिए ना। अब अगर आपके पास ₹1000 में आपने डिसाइड कर लिया है, गलती के चांस कम करने हैं, कैसे करेंगे? कॉमन ले लेंगे। और क्वेश्चन पेपर के आपके हाथों में होता है नॉर्मली, कैफ के अंदर फिजिकली होते हैं नॉर्मली, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि आप रिमोट पोर्टिंग दे रहे हैं और सॉफ्ट में कर रहे हो। तो अगर मैं ये वाला काम कर दूंगा तो सिमेट्री हो जाएगी और गलती के चांसेस क्या हो जाएंगे? ख़त्म। काम क्या? बिल्कुल ख़त्म। बाकी और गलतियों के चांसेस ज़रूर होंगे लेकिन ये 1000 वाली गलती नहीं होगी। ओपनिंग हमारा साल कब शुरू हुआ था? 1 जनवरी 20 को। 1 जनवरी 20 को मेरे पास हर्ड में मवेशी कितने थे? काव कितनी थी? 50 काव थी। 1 साल की वो थी, ठीक है, 50 काव थी, 1 साल की थी। फेयर वैल्यू ऑफ द हर्ड एट दिस डेट इज 80 ईच काव। हमें कॉस्ट टू सेल नहीं मिला, इसका मतलब है कॉस्ट टू सेल है ही नहीं, 0। पास में लग गई। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 80 से। खुद ब खुद ₹1000 में हो जाएगा। और भी कुछ है? नहीं है। कितने हो गए जी? 4000। अब कोई एडिशन हुई? क्वेश्चन सिर्फ क्या चीज समझाने के लिए बना हुआ है? फिजिकल चेंज और प्राइस चेंज समझाने के लिए बना हुआ है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने काम किया था और हमने क्या बनाया था? क्लोजिंग। क्या 31 दिसंबर 20 पर मेरी काव यही होंगी 50 ही? ठीक। इनकी 31 दिसंबर पर क्या वैल्यू हो चुकी होगी? पक्का? ये 1 साल जो इनकी लाइफ थी, अब ये कितने की हो गई होंगी? 2 साल की हो गई होंगी। 2 साल वाले का रेट क्या है? 1 लाख है। तो इसका मतलब है ये 2 साल की हो गई होंगी और 100 बनता है इसका रेट क्लोजिंग में। कितना? 5000। अब इसके अंदर मुझे 2 चीज़ें बनानी है कि इंक्रीज जो आई है ड्यू टू प्राइस चेंज कितनी है और इंक्रीज ड्यू टू फिजिकल चेंज कितनी है। ठीक। अब इसमें करना क्या है? वर्किंग क्या बनानी है? आपने जो उसकी लाइफ है स्टार्ट में वो कितनी थी? 1 ईयर थी जी। इसकी डेट 1 जनवरी 20 थी। इस वक्त इसका रेट था 80। पहली चीज ये लिख लेनी। फिर आपने कहा 1 साल ही लाइफ हो, रेट अगर उसका 31 दिसंबर 20 का हो तो ये कितने की होगी? 85। अब थोड़ा सा सोचकर बताएं, इन 2 रेट्स में डिफरेंस जो है, क्या ये चीज कॉमन है जी? ये चीज कॉमन है ना? ये भी 1 साल का है। 1 साल वाली गाय का 1 साल पहले रेट कितना था और अब कितना है? तो फिर ये प्राइस चेंज को डिनोट करता हुआ या फिजिकल चेंज को?
ये प्राइस चेंज को डिनोट करता हुआ कि जो प्राइस इंक्रीज आई है वो क्या कितनी आई है, 5000 की वजह से जो है ये प्राइस इंक्रीज आई है। ठीक, अगली कहानी यहां पर मैं लिखता हूं 2 ईयर 31 दिसंबर 20। 31 दिसंबर 20 पर जो 1 साल वाली गाय अब 2 साल की हो गई होगी, वो कितने की, 100। अब अगर मैं इन दो का डिफरेंस लूं तो अब कॉमन चीज क्या है, ये डेट कॉमन है। आज ही बैठे हुए 1 साल वाली गाय का रेट कितना है और 2 साल वाली गाय का रेट कितना है, तो फिर कह सकता हूं कि ये वाली चीज जो है ये कौन सी चीज है, ये फिजिकल चेंज है। तो ये छोटी सी हमने वर्किंग बनानी है, ये वर्किंग ऐसे ही वर्किंग बनाएं और यहां से आपको ये वाली चीज क्या मिलेगी, ये आपको मिलेगी प्राइस चेंज, और ये वाला क्या चीज मिलेगा आपको, फिजिकल चेंज। ठीक, वर्किंग बना के लिखना है 15 यहां पे लिख दें और प्राइस चेंज कहाँ पे लिख दें, 5 लिख दें। ठीक, गाय हमारी कितनी है, 50 ही है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, बेशक वर्किंग यहां पे लिख दें 85 माइनस 80 या 5 लिख दें, कोई मसला नहीं है। फिजिकल चेंज में 50 गाय हैं और रेट 100 में से 85 डिफरेंस करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। ठीक, बात समझ लग गई, क्लियर कहानी। तो 5 5 5 250 यहाँ पे आ जाएगा, 750 यहाँ पे आ जाएगा। जो इंक्रीज आई है टोटल 1000 की थी, 4000 और 5000 में। तो ये हम वर्किंग बनाया करेंगे छोटी सी, और इससे हम फिजिकल चेंज और प्राइस चेंज में डिफरेंस निकाल लिया करेंगे। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? क्लियर होगी कहानी? और परेशान हो, ये मैंने लिख दिया हुआ है वर्किंग का स्टाइल, जनरल वर्किंग का स्टाइल। जो साल होगा, डेट कौन सी लेनी है, ओपनिंग डेट, फिर 1 साल बाद 3 साल, लाइफ ज़्यादा हो गई होगी, डेट कौन सी लेनी है, क्लोजिंग, फिर इन दोनों क्लोजिंग का डिफरेंस लेना है इसी ईयर को रख के। हाय, IAS 41 मुश्किल तो नहीं? फिलहाल तो कोई नहीं मुश्किल। टाइम क्या हो गया? 41 या 31? ये 31 बता रहा है, गलत बता रहा होगा, गलत है ना? चलें देखते हैं आप लोगों ने कितना लर्न किया है। अस्तगफिरुल्लाह। लें जी, ये सवाल आपके सामने है, करना आप लोगों ने है, और बनानी रिकंसिलिएशन है। क्या बनानी है? रिकंसिलिएशन बनानी है, और मुझे यकीन है कि आप लोग बना जाएंगे। माशाल्लाह से अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो ना, तो पढ़ाने का भी मज़ा आता है। बच्चे देख के ही परेशान हो गए हैं, इन्हें ढेर सारे रेट, सानू सौखा जा सवाल कराया है।
और अब क्वेश्चन दे दिया है जिसके अंदर इतने ढेर सारे रेट्स हैं। एक छोटी सी बात कही है मैंने, वो क्या, पेज के ऊपर लिखना शुरू कर देना है और डाटे को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देना है। ओपनिंग, क्रिएडिशन, न्यूबॉर्न, जो जो सी चीजें आती हैं देखते जाएं, लिखते जाएं, देखते जाएं, लिखते जाएं, खुद ब खुद सवाल सोल्व हो जाएगा। जल्दी करें, जल्दी। ये ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा मिक्स और ये मिक्सिंग जा रही है। सर ये जो प्राइस चेंज फिजिकल चेंज है ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं है क्या प्राइस चेंज और फिजिकल नहीं, अभी तो मेरी रिक्वायरमेंट में है ना, ये मेंशन करना है। अभी तो मेरी रिक्वायरमेंट में तो है, अलग ही तो करना है। और करना क्यों है, हम सीख क्या रहे हैं। कंसलेशन अच्छी बनाओगी सर वो अभी तो डॉक्टर अच्छा, ये यहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन। जी जी ये अच्छा फिर ये अच्छा ठीक है। करवा दूं शुरू, ये चीज़ मुझे चाहिए, हम खुद करेंगे। सारा कुछ लहदा ही होगा। सारी एज की तो कहानियाँ हैं, थोड़ी सी एज की कहानी है और थोड़ी सी दूसरी कहानी है।
जी बच्चों शुरू करें। एज्यूमिंग ये रिकंसिलेशन आपको पेपर में आएगी, कौन सी कैसे सवाल को शुरू करेंगे। एज्यूमिंग पहला सवाल आप ये कर रहे हैं जी, लेफ्ट पेज से शुरू करेंगे, लाइट से शुरू करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेफ्ट पेज पहला होता है, राइट पेज होता है पहला, ऐसे ही है ना? हो गया, वेल डन। मेरा सवाल लेफ्ट पेज से शुरू करेंगे, राइट पेज से शुरू करना चाहिए सवाल को जी। मैं टेक दिस, खाली इसमें से निकाल लूँ। अच्छा, जस्ट ये आपके चंद मिनट सॉल्व करेगा सवाल, ये वाली चीज़, ये वाली एग्जामिनेशन गाइडलाइन। ये बताएं, अगर आप यहाँ पर मेन आंसर कर रहे हो, यहाँ पे वर्किंग कर लें, क्या ये दोनों पेजेस आपके सामने होंगे? सवाल आराम से होगा, या फिर आपने सवाल यहाँ से शुरू किया हो और आप इसकी वर्किंग वगैरह कर रहे हों अगले पेज पर, फिर क्या करेंगे आप? कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो हमेशा जो भी सवाल हो, मैथमेटिकल जो भी सब्जेक्ट हो, क्या करना है आपने? सवाल खाली, हाँ तो ऐसे दिया ना, ऐसे दिया ना, किस बात की टेंशन? खाली छोड़ दे, नो प्रॉब्लम, उसके ऊपर बहुत सारा कुछ आ जाएगा। नॉट एप्लीकेबल लिख दें, तो पहला पेज खाली छोड़ें, नो प्रॉब्लम। लेफ्ट पेज से स्टार्ट करें और आपकी मेजॉरिटी सवाल जो शॉर्ट क्वेश्चन है 2 पेजेस पे ऊपर हो जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट। तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका कोई राइट पेज क्या हो, मिसिंग जा रहा हो। और अगर कहीं पे मिसिंग जा भी रहा हो तो ऐसे छोटी सी वर्किंग उसके ऊपर भी करके साइड पे कर दें उसे, ठीक। सारे क्वेश्चन जब लेफ्ट से स्टार्ट होंगे और लेफ्ट और राइट चल रहा होगा, इस प्रैक्टिस को, इस तरह की बातें जो मैं बोलूँगा ना, इसको घर में बैठ के अप्लाई करना है। समझ लें आपने एक इजाफी रजिस्टर की इन्वेस्टमेंट करनी है, और जितने भी सवाल हों उन्हें एग्जामिनेशन स्टाइल में करने की कोशिश करें। कोई मसला नहीं है, 1 पेज ज़्यादा लग जाए, 2 पेज लग जाए, नाम बनो शेख, नाम उसमें बचत करो। पेपर जो आने वाला पेपर है ना, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, 5-6 हज़ार रुपये फीस पेपर है, हो गई है ना फीस, या ज़्यादा दें तो 3500-4000 के नज़दीक फीस है। तो इंशाल्लाह आपको क्या होगा, आपका पेपर पास हो जाएगा, आराम से पास हो जाएगा। आप उस वक्त इन चीज़ों पे नहीं सोच रहे होंगे कि अब मैंने सवाल शुरू करना है तो कैसे करना है। अब ये वाला सवाल आ गया, आपने पहली कहानी है रिकंसिलेशन बनानी है, मीन्स रिकंसिलेशन का फॉर्मेट फौरी तौर पे हाजिर खिदमत हो जाना चाहिए। राइट साइड पे लाइन लगाएं, रुपीज़ लिखें, यहाँ पे हेडिंग बनाएं, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन एज एट होती है, फॉर द ईयर होती है? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21। ले जी, कहां से शुरू होगी? ओपनिंग से। ओपनिंग में मेरे पास अ हर्ड ऑफ 2 years ओल्ड एनिमल वाज हेल्ड एट 1 जनवरी 21। एज क्या थी जिनकी? 2 साल थी। टोटल क्वांटिटी कितनी? 10। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 2 year है और क्वांटिटी इसकी क्या है? 10। और अब मुझे क्या चाहिए? मल्टीप्लाई करना है मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। किस तारीख के? 1 जनवरी।
1 जनवरी को 2 साला ओल्ड एनिमल कितने का है? मिल गया? मैंने यहां पर लिखा 100, वैल्यू लिख दी, पहली कहानी मुकम्मल होगी मेरी। अब मैं पढ़ता जाऊंगा, चीज़ों को फॉर्मेट के अंदर क्या करता जाऊंगा, फिट इन करता जाऊंगा, सॉल्व हो जाएगा खुद ही। यार ये क्या, 1 एनिमल एज्ड 2.5 ईयर वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 21। क्या ये एडिशन हुई है? क्या इंक्रीज ड्यू टू परचेज है? तो हम क्या लिख देंगे यहां पर रिकंसिलिएशन में, इंक्रीज ड्यू टू परचेज। ये आपने कितने साल वाला लिया है? और आसानी के लिए बेशक डेट भी लिख लें। क्या डेट थी इसकी? 1 जुलाई थी। 1 जुलाई 21 को ये आपने लिया। 2.5 ईयर का कितने हैं? 1। कितने में खरीदा होगा? ठीक है, 108 में ये खरीद लिया। इंक्रीज ड्यू टू हो गई परचेज की वजह से। लिखना किसके ऊपर है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर। क्या यहां पर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दी हुई है? कुछ नहीं बताया हुआ, इसका मतलब है ये लेस होके आ रही है। एंड 1 एनिमल वाज बोर्न ऑन 1 जुलाई। जी, एडिशन है, किस वजह से? प्रोक्रिएशन है। कह सकता हूं ये भी हमारी एक फिजिकल चेंज है। बोले प्रोक्रिएशन खरीदने, न्यू बोर्न क्या है? प्रोक्रिएशन है, फिजिकल चेंज हुई, क्वांटिटी चेंज हो गई ना। तो इसको न्यू बोर्न को अलहदा से लिखना, चाहे अलहदा से लिख दें। अगर आपको फिजिकल चेंज और प्राइस चेंज की कहानी बताई जा रही है तो क्या मैं यहाँ पर पहले से ही, यार ऐसे स्प्रे कराओ, इंक्रीज ड्यू टू प्राइस चेंज, और 4, 5, 6 लाइन्स खाली छोड़कर मैं क्या लिख सकता हूँ? इंक्रीज ड्यू टू फिजिकल चेंज लिख सकता हूँ। और अगर ये आ गई है तो क्या इसके अंदर, इसकी डिटेल वर्किंग के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ कि न्यू बोर्न है और 1 जुलाई को वो हुआ है, और 1 इंटू क्वान्टिटी कितनी हो गई, और ये रेट क्या लूँगा मैं? किस तारीख का लेना है? कब पैदा हुआ? 1 जुलाई को। तो न्यू बोर्न 1 जुलाई पर 70 का है, और ये जो हमें डाटा दिया हुआ ये क्या है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दी हुई है, मीन्स पहले से लेस कर चुका हुआ है। अगर अलहदा दिया होता तो हमें वो सारी वर्किंग करके यही वाली वैल्यूज लानी थी पहले, फिर अगले स्टेप में ये वाला काम करना था। अब ये 70 के ऊपर आ गया, ये हमने यहाँ पर लिख लिया 1 इंटू 70, और ये मैंने इनर साइड पर वर्किंग में लिख लिया। इकट्ठी एक वैल्यू बनाऊंगा, इंक्रीज ड्यू टू फिजिकल चेंज, और टोटल वैल्यू मेन कॉलम में ले आऊंगा। न्यू बोर्न हो गया जी, इसकी कहानी भी होगी। नेक्स्ट, नो एनिमल वाज सोल्ड डिस्पोज ड्यूरिंग द ईयर, पर यूनिट फेयर वैल्यू, मीन्स कहानी क्लोज। व्हाट यू नीड टू वर्क आउट, एक ईयर एंड की क्लोजिंग वर्कआउट कर लें कि क्लोजिंग में कितने कितने हैं, और फिर उनकी प्राइस और फिजिकल चेंज ढूंढ लेंगे। क्लोजिंग में मेरे पास क्या ये वाले 10 जो 2 साल के थे, ये कितने पे हो गए होंगे? ये 3 साल के हो गए होंगे जी। तो मैं कह सकता हूं ये 10 है मल्टीप्लाई बाय, और ये 3 इयर्स के होंगे। 3 साल वाली ईयर एंड की वैल्यू कितनी है? 120। मैं यहाँ पर क्लोजिंग उठाऊंगा और कहूँगा ये 120 के होगा जी। डन। अच्छा,
और कौन कौन से मवेशी हैं जी मेरे पास? ये जो 2.5 का था, ये कितने का हो गया होगा? ये भी 3 का हो गया होगा। इसका मतलब ये 10 जमा 11 भी किया जा सकता है ना? किया जा सकता है। अलहदा से लिखना चाहूँ तो अलहदा से भी लिख सकता हूँ। ये भी 3 साल का हो गया हुआ है। और जो पैदा हुआ था वो ये 1 जुलाई को पैदा हुआ था, ये कितने का हो गया होगा? 0.5 का हो गया होगा। तो 0.5 का एक कितने पे पहुंच गया? 0.5 31 दिसंबर 80 पर है। समझ लग गई जी? तो ये आप 80 उठाएंगे और कहेंगे कि ये 80 का है, ये हमारी क्लोजिंग बन जाएगी। कितनी होनी चाहिए? 120 अरब 10 1200 1320 1400 हो गई वैल्यू। चेक करें ज़रा, 1400 हो गई ना? क्लोजिंग हमारा 1400 होना चाहिए। अब हमने क्या चीज़ ढूंढनी है? प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज। कैसे बनेगी? छोटी सी वर्किंग क्या लिखेंगे हम? जितने किस्म के हमारे पास मवेशी हैं उनकी चेंजेस को लिख लेंगे। एक ओपनिंग वाले थे, ओपनिंग वाले कितने थे? 10 थे। उनकी लाइफ कितनी थी? 2 ईयर तब थी ओपनिंग में। ठीक, अब वर्किंग क्या करनी है? ये 3 साल के हो गए होंगे और 3 साल की 2 वर्किंग बनानी है। ऐसे ही थोड़ी देर पहले बनाई थी ना वर्किंग। ओपनिंग का रेट क्या था? ओपनिंग का रेट था 100। ठीक है, ये 3 ईयर नहीं 2 ईयर लिखना था, आई थिंक सो। 2 ईयर की क्लोजिंग की वैल्यू कितनी आएगी? ये 2 क्लोजिंग ले लेंगे आप। ये 105 आएगी और 3 ईयर की 120। पास में लग गई? तो ये ट्रूली लॉजिक है। आप जस्ट खुद लिखते हुए नहीं भी रट्टा लगता तो भी क्या है, जस्ट सोच के आपको प्राइस चेंज लेनी है। अब ये क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग के रेट्स देखे, कितनी प्राइस चेंज आई? 5 रुपये। कितनी प्राइस चेंज आई? 5 रुपये प्राइस चेंज आई है इनकी। 5 रुपीज़ और 15 रुपीज़। 10 मवेशी। अब जल्दी जल्दी काम करना है। क्या करना है? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी काम करना है। आपने वर्किंग कर ली है, आपको पता है ये प्राइस चेंज है। लंबी चौड़ी कहानियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं। इसको क्या मैंने बोल दिया? ए। इसको क्या बोल दिया? बी। क्या मेरे ये 10 मवेशी की कहानी है? 10 ज़रब 5। 5 की वर्किंग कहाँ से लेकर आया हूँ मैं? ए से। और फिजिकल चेंज में 10 ज़रब कितना लिखूं? 15। 15 है ना बी में? फिजिकल चेंज इसका क्रॉस रेफरेंसिंग क्या कर दी मैंने? पी में वर्किंग कर दी हुई है। एग्जामिनर क्या अच्छे तरीके से समझ जाएगा या नहीं समझेगा? समझेगा ना? जब आसान, एग्जामिनर भी आसानी से समझेगा और आप खुद भी आसानी से समझेंगे। दोबारा से कोई चीज़ देखनी पड़ती है, आप खुद भी आराम से देख सकेंगे। प्राइस चेंज प्राइस में लिख दी और फिजिकल चेंज फिजिकल में लिख दी। दूसरे कौन से हैं? दूसरे जो मवेशी हैं हमारे पास वो कौन से हैं? जो 1 जुलाई को 2.5 साल के खरीदे थे। ऐसे ही है। अब 2.5 साल की कहानी शुरू कर दें। यही वाली वर्किंग 2.5 इनकी 1 जुलाई को जो वैल्यू थी वो क्या थी? इधर गई 108 थी। आपने ये 108 लिखी। दूसरी क्या चीज़ चाहिए आपको? 31 दिसंबर की वैल्यू
किस की? 2.5 ईयर की। और 31 दिसंबर को और कौन सी वैल्यू चाहिए? ये कितने के हो गए होंगे? 3 ईयर्स के हो गए। अब यहाँ से अब ढूंढना है डिटेल में से कि 2.5 साला जो ओल्ड एनिमल है उसकी क्लोजिंग का रेट कितना है? 111। ये मुझे क्या चीज़ बताएगा? प्राइस चेंज पता चल गई? एक छोटी सी वर्किंग याद रह जाएगी। 111 माइनस 108 कितना हुआ? 3। इसको क्या बोल दूं मैं? सी। और 3 साल 120, ये कितना हुआ? 9। इसको क्या बोल दिया? डी। एक प्राइस चेंज है, एक फिजिकल चेंज है। प्राइस चेंज को प्राइस चेंज में ले जाते हैं। क्वांटिटी कितनी है इनकी? एक है, 1 यूनिट है ना। 1 यूनिट का प्राइस चेंज कितनी? 3। कहाँ से पिक कर रहे हैं? सी से। और 1 यूनिट की 9 क्या चीज़ है? रुपीज़ है। और ये वर्किंग कहाँ पे की है? डी में की है। सो दिस इज द वे आउट ऑफ क्रॉस रेफरेंसिंग। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? क्या नहीं हुआ? गुड, दैट्स वेरी नाइस। 100, 70, न्यूबॉर्न। और क्या चीज़ रह गई है? मेरे पास पहले नंबर पर कितने मवेशी थे? 10। 10 की कहानी मैंने प्राइस चेंज भी निकाल दी और फिजिकल चेंज भी निकाल दी। फिर मैं गया दूसरे मवेशियों के तरफ जो मैंने खरीदे थे। वो थी उनकी लाइफ, एज क्या थी? 2.5 साल की। तो मुझे सारी कहानी किस हिसाब से करनी है? 2.5 साल और 3 साल। और एक थे तीसरे न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न जब पैदा हुआ, कब पैदा हुआ? 1 जुलाई को। अब इसकी भी वही वाली वर्किंग बना देंगे आप न्यू बॉर्न की। 1 जुलाई को ये 0 लाइफ का था, 0 ईयर का था ना? बोलो। और 0 की वैल्यू कितनी थी? 70। और 31 दिसंबर को ही 0 ईयर वाला कितने का है? 72 का। और ईयर एंड पर ये कितने के हो गए होंगे? 0.5 के हो गए होंगे। 0.5 की कितनी वैल्यू है? 80। तो ये हो गया 72 और अगली कहानी हो गई 80, 0.5 ईयर। यार ये मैं बीमार हो गया ना, ये मच्छर दिए जा करके। लें जी 2 और ये डिफरेंस 8 का। ई एफ। बार बार वर्किंग लिखनी नहीं है। मीन्स ऊपर जाके आप लिख रहे हो 72 माइनस 70, 80 माइनस 72, जरूरत नहीं है। एक दफा अलहदा वर्किंग कर लिया, जस्ट क्रॉस रेफरेंसिंग करो और कहानी को क्या करो? क्लोज करो। 2 और 8 हैं बंदे कितने? एक ही बंदे नहीं है। न्यू बॉर्न 1 इंटू 2 प्राइस चेंज और 1 इंटू 8 फिजिकल चेंज। अब वैल्यूज निकालें और चेक करें क्या ये मैच करते हैं या नहीं करते। 15 दाया 150, 9 ज़रब 1 9, 8 ज़रब 1 8, टोटल कितने हो गए? एक 150 जमा 70 जमा 9 जमा 8 कितना हो गया? 237।
10 से 5, 10 से 5 50, 3 2, ये कितना हो गया 55। चेक करें क्या हमारी ये रिकंसिलेशन मैच होती है या नहीं होती है। 1000 जमा 108 जमा 55 जमा 237, क्या ये 1400 बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो इट मीन्स सही रिकंसाइल हो गया, और अगर ना बन रहा हो तो इट मीन्स कोई ना कोई गलती की हुई है, क्योंकि क्लोजिंग हम पहले से मालूम कर चुके होंगे। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू विल मेक द रिकंसिलिएशन। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज घर में बैठ के कीजिएगा, और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स ये इंशाल्लाह कल देख लेंगे। याद करवाना है, यहीं से शुरू करवाना है, एक्सट्रैक्ट्स बनवाने हैं। ठीक है, और फिर छोटी छोटी सी बातें होंगी कल इंशाल्लाह, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह कहानी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।